नाज़रीन, इस वक्त बिहार में इंतखाबात का सिलसिला जारी है और इंतखाबात शुरू होने का जो दौरा जारी है। इस सिलसिले में NN न्यूज़ की टीम मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा कर रही है। लोगों के मुतालबात जो है वो सरकार तक पहुँचाने की और जो उम्मीदवार हैं इंतखाबात में उतरने के मैदान में, उनसे भी उनकी राय लेकर के आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। NN न्यूज़ की टीम इस वक्त जो कि असम्बली हल्का के पलासी प्रखंड में वाक़े मुर्शिद मुखिया से मुलाकात करने आई है, जो कि गुज़िश्ता 25-30 सालों से सियासी मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इलाक़े में काफ़ी मकबूल हैं। न सिर्फ इलाक़ा जो कि असम्बली हल्का बल्कि सीमांचल इलाक़े में इनकी मकबूलियत आम है। आम लोग इन्हें पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, इनकी खिदमत से वाकिफ़ हैं और इनकी खिदमत को सराहते भी हैं। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे, आपसे रूबरू कराएंगे मुर्शिद आलम से, जो गुज़िश्ता 3 टर्म में मुखिया भी रहे हैं और इनके ख़ानदान के अफराद भी मुखिया के अहदे पर फाइज़ हैं और इसके अलावा ये 2 मरतबा असम्बली इंतखाबात भी लड़ चुके हैं। गुज़िश्ता 2018 में भी इन्होंने असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया था और नीतीश कुमार की पार्टी से बतौर उम्मीदवार जो कि असम्बली हल्का से अपनी उम्मीदवारी दाखिल की थी, जिसमें तकरीबन 55,000 वोटों से ये सरफराज हुए थे, लेकिन कामयाबी से थोड़ी दूर रहे। और इस मरतबा भी ये मुस्तसल कोशिश में है कि ये उम्मीदवारी अपनी दाखिल करेंगे। जहाँ तक लोगों की राय है, लोगों के दिलों में ये बात आम है, ये लोगों के दिलों में बसते हैं, हर दिल अजीज़ लीडर हैं, सियासी लीडर। आइए इनसे जानते हैं कि इस मरतबा ये उम्मीदवारी अपनी दाखिल करेंगे और किस पार्टी से दाखिल करेंगे या ये नहीं लड़ना चाहते हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जनाब, सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं NN न्यूज़ में, आपका खैर मकदम करते हैं और आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से आप सियासी मैदान में हैं। तो आप जब तक सियासी मैदान में रहे, मुखिया भी रहे, तो इस इलाके की तरक्यात में आपने क्या नुमाया काम अंजाम दिया? देखिए, आपका जो NN न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरे पास आप हमारा इंटरव्यू लेने आए। और रही बात की आपका सवाल है कि यहाँ कौन कौन सा विकास हुआ, हम 2001 से लेकर 2015 तक अपने स्वयं तीसरी बार मुखिया रहे ग्राम पंचायत राज मियाँपुर में। वर्तमान में अभी हमारी बहू शबा परवीन मुखिया है और हम अपने इलाके में पंचायती राज के तहत और इस माननीय नीतीश कुमार के राज में काफ़ी विकास किए। विकास की रोशनी गलियों तक और आंगन तक पहुंचा। लेकिन जो यहाँ पर आज़ादी के बाद जितने भी प्रतिनिधि रहे, MP MLA, उनके द्वारा जो काम होना चाहिए वो काम उस तरह का नहीं किए। यहाँ तक कहा जाए कि जो बदहाली का जो आलम है आज भी बरकरार है। आप चले जाइए, हमारे बगल में कुजरी पंचायत है, रोड का ऐसा आलम है कि रोड में आपको नदी लगेगा। एक ज़माना हुआ करता था आज़ादी के बाद, कच्ची सड़कें हुआ करती थी, लोग बड़ी मुश्किल से बैलगाड़ी चलाते थे। ज़माना बदला, गाड़ियां आई, साइकिल के बदले मोटरसाइकिल हुआ, बैलगाड़ी के बदले 4 चक्का हुआ, लेकिन कुजरी गांव में चलना बड़ा मुश्किल है। जो लोग आज़ादी के बाद रहा है 55 साल से, इस जो कि हाट विधानसभा 1967 में बना, 67 के एक टर्म के बाद 4 टर्म तस्लीम साहब रहे, 5 टर्म सरफराज आलम, और कई बार जो कि हाट विधानसभा है किशनगंज में हुआ करता था, ये किशनगंज पार्लियामेंट क्षेत्र में था। उसके बाद अभी नया परिसीमन में ये अररिया आया, दोनों जगह से किए, लेकिन विकास जीरो है।
और वही लोग, उन्हीं लोगों का वारिस जो अभी इस ओहदे पर, यहाँ के विधानसभा के ओहदे पर काबिज हैं, उसके बावजूद भी बोलता है आज़ादी के बाद विकास नहीं हुआ। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, आज आज़ादी के बाद सत्ता पर काबिज रहे, यहाँ के विधायक रहे, यहाँ के एमपी रहे, फिर ये बात बोलना कि आज़ादी के बाद विकास नहीं हुआ। तो यहाँ की जनता आपको सर आंखों पर बैठाया और अवसर दिया, उस अवसर का आप कोई फायदा नहीं पहुंचाए। एक बोलने के लिए, कहने के लिए एक बात मुंह पे, आपको एक ही बात याद है, आज़ादी के बाद विकास नहीं हुआ। आज़ादी के बाद मरहूम तस्लीम साहब के ही खुद रहे या उनके परिवार के रहे, बीच में किसी को 5 साल का मौका मिला। 5 साल ना काफी था, जिसको 25 साल मिला, जिसको 20 साल मिला, वो इनका जिम्मेदार है। कहीं न कहीं ये लोग चुनाव के समय में एक ऐसा शब्द पा गया है, महानंदा बेसिन। 50 साल आप रहे तो महानंदा बेसिन का याद ही नहीं आया। जब मौका आया चुनाव का, महानंदा बेसिन, सीमांचल मोर्चा, सीमांचल विकास मोर्चा, ये शब्द इन लोगों का है अपना निजी शब्द। एक जमाने में तस्लीम साहब होता था क्रांति मोर्चा, अभी सीमांचल विकास मोर्चा बोलता है। लोगों को सिर्फ ये धोखे में रखने के लिए, बहकाने के लिए ये सीमांचल मोर्चा या महानंदा बेसिन। अरे भाई, आप सरकार में भी रहे, जब लालू जी की सरकार थी उसमें थे, माननीय नीतीश कुमार का सरकार आए उसमें थे। कि महानंदा बेसिन बोल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लोग जगिए, समय आ गया है, इसको जवाब देने की जरूरत है। आप आज़ादी के बाद, अभी माननीय सरफराज आलम एक जनसभा कर रहे थे धनपुरा में, वो कह रहे थे हिंदुस्तान क्या, बिहार क्या, सीमांचल क्या, मैं तकदीर बदल दूंगा जो कि हाट का। अरे तस्वीर बदलते देख बात होती, तकदीर तो अल्लाह मियाँ बदलेगा। और 25 साल विधायक रहे तो तस्वीर नहीं बदल सके, 5 साल में क्या उम्मीद करेगा लोग। फिर वही पुरानी बातें, ठगने का जो आदत, मुसलमानों का वो भाजपा का कभी भय दिखाने का आदत। जब स्वयं था कहता था कि तलाक हो जाएगा, जब वो चला गया जदयू भाजपा में तो कोई तलाक नहीं। अरे ये लोग बहुत बड़ा धोखाबाज है, इनको जो है इनसे बचने की जरूरत है और उनको पहचानने की जरूरत है। तो यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, उनको कहीं न कहीं पहचान की जरूरत है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, खिज़्र की लिबास में हजारों घूमते हैं राहजन, अगर हिफाजत चाहते हो तो पहचान पैदा कर। अरे भाई, ये पहचान पैदा करना होगा। ये लोग ढोंगी लोग हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 20-25 सालों में कोई विकास और तरक्याती काम नहीं हुए, अगर आप उम्मीदवार यहाँ से मुंतखब होते हैं किसी पार्टी से, तो आपसे लोगों की तवक्कात बहुत ज़्यादा होंगे। यकीनन आप ज्योति बलांग असम्बली हल्का को तरक्की देने के लिए क्या क्या काम बुनियादी तौर पर अंजाम देंगे? सबसे पहली बात है कि आप देखिए, रोड, सड़क, पुलिया, जिंदगी का ये सबसे निचला स्तर है। जिंदगी का सबसे पहला स्तर तालीम और स्वास्थ्य है, और वही अररिया डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जो कि तो बात छोड़िए, आप किशनगंज को देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ, मेडिकल कॉलेज वहाँ, AMU का जो अभी एक शाखा बनने जा रहा है वो भी किशनगंज में। कटिहार को देख लीजिए, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले से वहाँ मेडिकल कॉलेज है। पूर्णिया में हो गया। हमारे यहाँ इतने बड़े सीमांचल गांधी कहलाने वाले और कहलाते भी हैं, उनके पुत्र 5 बार के विधायक, एक ट्रेनिंग कॉलेज नहीं, एक BEd कॉलेज नहीं। जहाँ तक बड़ा जो एक हॉस्पिटल होना चाहिए, जो सारी चीज़ों का इलाज हो, वो नहीं है। स्वास्थ्य का हालत, सरकार तो सारा चीज़ भेजती है, लेकिन अमल कराना स्थानीय जो प्रतिनिधित्व करता है जो क्षेत्र
बात को अंजाम देंगे और तालीमी एतबार से इलाका बहुत पसमानदा है, ये देखने को भी मिल रहा है। लेकिन मामला इस वक्त ये है कि इस वक्त जो है तो तालीम के साथ साथ रोज़गार का भी बड़ा मसला है जो कहत पड़ा हुआ है एक तरह से अगर देखा जाए तो। और लोगों की तवक्कात अपनी जगह पर है सियासी लीडरों से। और इस वक्त जो कि हार्ड असम्बली हल्का जो है वो अक्सरियती हल्का होने की वजह से लोगों के रुझान तमाम सियासी पार्टियों का जोर जो है कुछ ज़्यादा ही है। हर पार्टी दावा पेश कर रही कि जो कि असम्बली हल्के से वो कामयाब होंगे। इसमें आपका क्या कहना है? पहली बात तो आपने तालीम पर बोला, आप तालीमी पसमानदगी को आप देख रहे हैं क्योंकि आप जी होश लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे पहली बात कि जो आदमी जिस माहौल में रहता है उसकी बात ज़्यादा करता है। आप ये देखिए, अभी एक आदमी टेलीफोन करके कह रहा था कि उदा में फिर एक घटना हुआ, एक आदमी शायद उनकी मौत हो गई है नाव पलटने की वजह से। हमारे जो माननीय पूर्व सांसद हैं, 5 बार के विधायक हैं, वो कह रहे थे क्या एनआर की टीम, ये भी मालूम नहीं एनडीआरएफ की टीम होती है। एक बार तस्लीम साहब जब मरे थे ना, उसको सवाल पूछा गया तो वो कहे कि भाई आप तस्लीम साहब के बारे में कुछ कहिए। वो कहे कि ज़मीन से लेकर के शिखर तक, जिस आदमी को शिखर और शेखर का ये नहीं है। अभी टीईटी जो बच्चा सब पास करता है ना, डायरेक्ट बोल देते हैं टीटी। ये उनका आलम है कि एक एजुकेशन जिसके अंदर है, तालीम है, वही तालीम का अहमियत को समझ सकता है, उनका महत्व को समझ सकता है। और उनके सीने में दर्द भी होगा कि तालीम नहीं होने की वजह से लोग कैसे गुमराह हो जाता है, उनके अंदर उसका एक दर्द भी होगा। लेकिन इनकी तालीमी मेयार क्या है, आप कभी इंटरव्यू लेके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तस्वीर तकदीर जो मन में आया बोला। आज़ादी के बाद रही बात की तालीमी मेयार वगैरह का, जो अच्छा होना चाहिए, सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो भी विधायक हैं, मुखिया हैं, एमएलए हैं, एमपी है, उनको जिम्मेदारी उनकी बनती है कि जितने भी अभी हाई स्कूल वगैरह है, सबका अध्यक्ष एमएलए है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्र में जो भी तालीमी मेयार का जो गिरता खस्ता हालत है उसमें सुधार लाए, विभाग को सचेत करे और जो लोग दोषी हैं उसको दंडित कराए, तभी जाके इसका सुधार हो सकता है। फिर मैं आखिर में कहूँगा कि अगर मौका मिला है मुझे, जो कि हाट विधानसभा के अवामुन्नास से मेरी गुजारिश है कि आप अगर मुझे मौका देंगे तो ये जो आप पसमानदगी देखते हैं मैं इसको दूर करूँगा। हर संभव इस इलाके के लोगों को मुस्कान लाने का कोशिश करूँगा, हर संभव कोशिश करूँगा कि आपके उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूँ, मैं इन कामों को बखूबी निभाऊंगा। एक सवाल और है हमारी तरफ से आपके लिए कि इस वक्त जो कि असम्बली हल्का जो है, असम्बली हल्का जो है, यहाँ कई पार्टियों के रुझानात कुछ ज़्यादा है और आवाम के रुझानात भी मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब है। जैसे MIM है, HDPI है और JDU तो खैर अपनी जगह आप JDU से मुंसलिक भी हैं, RJDU है और RJD है और कांग्रेस और BJP अपनी जगह पर है। लेकिन लोगों के मुख्तलिफ रुझानात अलग अलग पार्टियों से हैं। आपको क्या लगता है इन तमाम पार्टियों के साथ जो असम्बली हल्का का इंतखाब होगा उसमें आपको कहाँ तक किन लोगों से उम्मीद है? आप ये जानिए कि जब बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव हुआ था, उस वक्त तस्लीम साहब मरने के बाद कुछ हमदर्दी भी थी लोगों को। रही बात कि ये लोग लोगों को बहलाने फुसलाने में कामयाबी भी हासिल किया।
इनके जरिया ये अफवाह फैलाई गई कि बीजेपी के साथ जेडीयू चला गया है, आपका कुर्बानी बंद कर दिया जाएगा, आप जो मवेशी ज़बह करते हैं वो बंद कर दी जाएगी, आज़ान बंद कर दी जाएगी, मदारिस को बंद कर दिया जाएगा, ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, कुर्बानी नहीं करने दी जाएगी। लोगों को लगा भी कि बीजेपी की नई नई सरकार केंद्र में है, मुमकिन है कि ये सारा चीज हो जाए, लेकिन आज 7वां साल चल रहा है, कहीं कुर्बानी बंद नहीं हुआ। कहीं पर भी एक बात आई थी अवैध बूचर खाने का, कहीं उन्होंने नहीं कहा था कि कोई चीज ज़बह करने में मना की, लेकिन उसका कहना था अवैध बूचर खाना आप लाइसेंस लेकर के कीजिए, लेकिन गलत ढंग से उसको लोग पेश किया। कहीं भी कोई मदारिस बंद नहीं हुआ, कोई मस्जिद, आप बोलिए जितने मसाजिद हैं हिंदुस्तान में, किसी में नमाज की मनाही है? नहीं है। ये सारा चीज का मतलब अफवाह फैला करके लोगों में दहशत लाया गया, जिसके वजह से हमारी हार हुई थी। अभी लोग समझ चुका है कि ये लोग बहुत बड़ा ढोंगी है, ये लोग अफवाह फैलाने का मास्टर है, अब इनका नहीं चलेगा। लोग जान रहे हैं माननीय नीतीश कुमार के समय में मुसलमानों को जितना फायदा पहुंचा, और माननीय नीतीश कुमार का कहना भी है कि हम कहीं भी रहें आपका काम करते हैं। आपका जो मदरसा का असातिज़ा था, जो टीचर्स थे, उनके लिए मैंने 6वां वेतन से 7वां वेतन लागू किया। आपके मदरसे में जब लालू जी की सरकार थी, बच्चे को मध्याह्न भोजन, पोशाक राशि, साइकिल राशि, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, 2007 से लागू किया। आज स्कूलों की तरह मदरसे में सारी फैसिलिटीज दिया गया है और सुविधाएं दी गई। मध्याह्न भोजन है, पोशाक राशि है, साइकिल राशि है, छात्रवृत्ति है, सब चीज चलाई जा रही है। हम मुसलमानों का कब्रिस्तान है, घेराबंदी नीतीश सरकार में किया गया, अभी भी चालू है। तलाक हम लोग देते हैं, माननीय नीतीश कुमार की सरकार 25,000 कहीं ना कहीं आर्थिक मदद देने का काम करता है। अब मदरसे में भवन नहीं था, पक्की भवन माननीय नीतीश कुमार ने बनवाया, और कई ऐसे काम हैं जहाँ माननीय नीतीश कुमार की सरकार में हो रहा है। आप ये जानिए, पूरे बिहार में हर जाति का, तो मैं एक नजरिया पेश किया आपको कि ये इतने काम हुए जो मेरी जानकारी में है, और कई काम हैं। मुसलमानों के लिए कुल 21 मंसूबा योजना माननीय मुख्यमंत्री चला रहे हैं। उनके फलाह बहबूदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए माननीय नीतीश कुमार हर संभव प्रयास करते हैं। कहीं न कहीं उनके मन में है मुसलमानों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इनके चेहरे में मुस्कान लाया जाए, इनका विकास किया जाए, जिसके वजह से आप इतिहास है दुनिया के अंदर कि कहीं भी स्पेशल उर्दू की बहाली नहीं हुई, या जो टीईटी जो है, जो अभी उससे जो बहाली हो रही है, उर्दू शिक्षक की जो पहले बहाली हुई कि एक ये था कि जिस बच्चे स्कूल में 10 बच्चे भी हैं तो वहाँ एक उर्दू शिक्षक की बहाली होगी, अगर 30 से ज़्यादा हैं एक यूनिट मान करके बहाली मुसलमानों के हक में किए हैं। कहीं ना कहीं इसका फायदा पहुंचेगा। माननीय नीतीश कुमार हर दिन कहते हैं कि मैं वोट के लिए काम नहीं करता हूं, मैं जनता के हित के लिए काम करता हूं। जनता सब फैसला करने का मालिक है, जब उसके मन में आएगा वो मेरे हक में फैसला करेगा, उनको विश्वास है। इसलिए वो आंख मूंद कर, जैसे होता ना, हर जाति का, हर समुदाय का, हर व्यक्ति का मदद करते हैं। आप देख लिए एक एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति अपना स्वाभाविक मौत एक्सीडेंट में मर जाता है, उनको भी 4 लाख रुपया देने का काम करता है। एक व्यक्ति बिजली के करके से मर जाता है, उन्हें भी 4 लाख रुपया देने का काम करता है। एक बच्चे की गरीब बच्चे की शादी हो तो उन्हें भी 10,000 देता है। एक आदमी स्वाभाविक मौत मर जाता है, उनको भी 3,000 रुपया देता है।
ये सरकार है, एक एक व्यक्ति का सरकार है, एक एक समुदाय का सरकार है, एक एक जाति विशेष के लिए सरकार है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार जेडीयू की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। और मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे यहाँ 2018 में उम्मीदवार बनाया था, पुनः वह फिर मुझे उम्मीदवार बनाएगा। ये मुझे पूरी यकीन है अल्लाह की वजह से। आपकी गुफ्तगू से ये तो जाहिर होता है कि आपके अज़ाइम जो है वो साफ तौर पर नज़र आते हैं कि अज़ाइम आपके काफ़ी बुलंद हैं। अल्लाह करे कि आपके अज़ाइम जो है और बुलंद हों और इस अज़ाइम के साथ आप लोगों की खिदमत को अंजाम दें। ये इलाके के लिए और सीमांचल हल्के के लिए बहुत ही बेहतर भी होगा। तो हमारे चैनल के ज़रिए से आप कोई आवाम को कुछ ख़ास पैगाम देना चाहेंगे? मैं जो कि हाट के सभी समुदाय, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को से अपील करता हूं कि आप मुझे एक बार मौका दें और आप यदि मुझे अवसर देंगे तो मैं हर संभव आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। आप एक बार कम से कम मौका देकर देखें, क्योंकि यहाँ एक ही परिवार की राजनीति रही है। पूरी दुनिया में तब्दीली से यानी परिवर्तन से ही नया चीज हुआ है और नया विकास आया है। आप मुझ पर यकीन करें, यही मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप एक बार मौका दें। लेकिन अभी आपने खैर टिकट कभी कंफर्म नहीं हुआ है कि टिकट आपको मिलेगा या किसी और को मिलेगा। अगर मान लें कि टिकट आपको जेडीयू से नहीं मिलता, फिर आप किस पार्टी से मैदान में उतरने की कोशिश करेंगे? सबसे पहली बात तो मुझे उम्मीद है माननीय नीतीश कुमार पर कि वो जो कि हार से मुझे ही उम्मीदवार बनाएंगे। यदि ऐसा कुछ होता है कि टिकट दूसरे को दे देंगे तो फिर मैं पूरे अवामुन्नास से राय कर और जनमत करके तब कोई अंतिम निर्णय लेंगे। अभी मेरा इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना। मुझे विश्वास है कि टिकट मिलेगा। नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ मुर्शिद आलम जो साबिक़ा 25-30 सालों से सियासी मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लोगों में काफ़ी मकबूल भी हैं। वो अपनी गुफ्तगू बेबाकी के साथ और पूरे अज़ाइम के साथ इन्हें न्यूज़ के सामने रखा। हम उम्मीद करते हैं कि इनके अज़ाइम पूरे हों, भले इनके तवस्सुस से हों या किसी और के तवस्सुस से, लेकिन अज़ाइम इनके बुलंद हैं। इस इरादे के साथ हम इनका फिर एक मरतबा इन्हें न्यूज़ की जानिब से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। कैमरामैन आफ्ताब आज़मत के साथ मोहम्मद असद, NN न्यूज़ अररिया।